हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, जो हम लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट चल रही है, आज उसके दूसरे नंबर के लेक्चर में मैं बात करूंगा एमसीओ बंध की प्रकृति, मतलब पश्च बंधन का सिद्धांत। बैक बॉन्डिंग की थ्योरी को एक बार दोबारा से डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता है बैक बॉन्डिंग की थ्योरी का डिस्कशन मैं यूनिट 3rd में कर चुका हूं और अब किस में करेंगे, यूनिट 4th में। बैक बॉन्डिंग की थ्योरी का जो टॉपिक है वो आपका 2 जगह पर दे रखा है, यूनिट 3rd में भी दे रखा है और यूनिट 4th के अंदर भी दे रखा है। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एमसीओ बंध की प्रकृति, मतलब पश्च बंधन का सिद्धांत, नेचर ऑफ एमसीओ बॉन्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग थ्योरी। अभी बैक बॉन्डिंग की थ्योरी क्या होती है, क्या नहीं होती है, एक बार मैं दोबारा से बिल्कुल इसको जीरो लेवल से बताता हूं, क्योंकि कॉमन सी बात है। यूनिट 3rd में इसका डिस्कशन हुआ तो यूनिट 3rd में भी मैंने इसकी बात की थी। अब यूनिट 4th चल रही है, यहां पर इसका डिस्कशन हो रहा है, तो कॉमन सी बात है अगर उसका डिस्कशन हो रहा है तो मैं यहां पर भी उसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना। तो ये बैक बॉन्डिंग की थ्योरी या एमसीओ बंध का क्या नेचर होता है, इसको बिल्कुल दोबारा से जीरो लेवल से बता रहा हूं, जिससे कि आपके बहुत बढ़िया तरीका से एक बार दोबारा से टॉपिक अच्छी तरीका से समझ में आ जाए। ठीक है ना। मैं आपको फिर बता देता हूं, बैक बॉन्डिंग की थ्योरी का जो टॉपिक है ये 2nd ईयर में भी दे रखा है, 3rd ईयर में 2 यूनिटों में दे रखा है। यूनिट 3rd में भी दे रखा है जहां पर मैंने डिस्कशन किया था, और यूनिट 4th के अंदर भी दे रखा है जब अब मैं यहां पर इसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना। तो टॉपिक को मैं दोबारा से बिल्कुल जीरो लेवल से बता देता हूं कि आखिरकार ये बैक बॉन्डिंग क्या होती है, पश्च बंधन क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो, सुनो मेरी बात, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो क्या, आपको पता है हम जितनी भी यूनिट पढ़ रहे हैं वो सब किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, मेटल और लिगेंड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने जब यूनिट 1st पढ़ी थी तो उसमें भी मेटल लिगेंड की बात हुई थी, यूनिट 2nd के अंदर भी मेटल लिगेंड की बात होती है, यूनिट 3rd में भी हमने मेटल लिगेंड की बात की थी, ये यूनिट 4th चल रही है हमारी, इसमें भी आपको पता है मेटल और लिगेंड की बात हो रही है। यूनिट 5 के अंदर जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसमें भी हमने कई कई जगह पर मेटल और लिगेंडों की बात की थी। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि बीएससी 3rd ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो कंप्लीट आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है। क्योंकि मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसय संयोजक यौगिक या उपसय संयोजक रसायन। आगे नहीं मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में। बीएससी 3rd ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना आपकी, वो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। किसकी केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसकी होती है, मेटल और लिगेंड की। ठीक है ना। मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बंध बनता है, उपसय संयोजक बंध बनता है, और उनसे मिलकर बने कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, उपसय संयोजक कंपाउंड, मतलब उपसय संयोजक यौगिक। और उनकी जो केमिस्ट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपसय संयोजक रसायन, जिसको मैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है ना। उनके कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि बीएससी 2nd ईयर में पढ़ रहे हो और बीएससी 3rd ईयर की प्रत्येक यूनिट में हमने इसका डिस्कशन किया। ठीक है ना। तो मैं दोबारा से जीरो लेवल से बैक बॉन्डिंग के बारे में एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो भैया, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि मेटल और लिगेंड, ये केमिस्ट्री किसकी होती है, मेटल और लिगेंड की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसकी होती है, मेटल और लिगेंड की। ठीक है ना। मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो बंध होता है हमारा उपसय संयोजक बंध, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि उपसय संयोजक बंध के अंदर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर, जो लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी, और मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली। मतलब लिगेंड की तो फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होती है और मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होती है। ठीक है ना। आप लोगों को पता है लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक के बीच में जो बंध बनेगा, वो बंध हमारा कौन सा होगा, उपसय संयोजक बंध। कौन सा होगा, उपसय संयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसका नेचर कैसा होगा, सिग्मा। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि पहला बंध जो बनता है या पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो पहला बंध हमेशा हमारा कौन सा बंध होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार दोबारा ध्यान से समझना, मैंने क्या बात बोली है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अर्थात उपसय संयोजक बंध का निर्माण होता है, उनमें लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी, मतलब लिख ही देता हूं मैं यहां पर, इसकी कौन सी भाग लेती है, भरी कक्षक। इसकी कौन सी लेती है, भारी कक्षक, मतलब फील्ड ऑर्बिटल। और इसकी कौन सी लेती है, खाली कक्षक। खाली कक्षक मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। और जो मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण हुआ, वो हुआ हमारा उपसय संयोजक बंध। उपसय संयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उपसय संयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इसका नेचर कैसा होता है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि किसी के बीच में भी पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही बनता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद फिर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का। ठीक है ना। पाई बॉन्ड का तब तक फॉर्मेशन नहीं होगा जब तक आप लोगों का सिग्मा बंध नहीं बन जाता। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद ही आप लोगों को पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बात बोली है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बंध बनता है, उपसय संयोजक बंध बनता है, उसका नेचर कैसे होता है, सिग्मा। लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी, और मेटल की कौन सी लेती है, खाली। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो
कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये डोनेट कर नेगेटिव, सॉरी इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। देने वाले पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और लेने वाले पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और मेटल पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। मेटल पर नेगेटिव चार्ज का मतलब ये कि मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। मतलब मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कॉमन सी बात है मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है नेगेटिव चार्ज से। अब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि मेटल पर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता और यहां पर मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो मेटल क्यों चाहेगी कि उसके पास नेगेटिव चार्ज आए, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो किस में आती है, प्लस में आती है, अर्थात मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में आती है। क्यों, क्योंकि मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी के लिए, ठीक है ना, वो किसी से लेता नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर केस उल्टा हो रहा है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो स्टेबल होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है यार कि मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और फिर भी आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है। तो जब मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो मेटल नेगेटिव अपने पास नहीं रखता, वो वापस से लिगेंड को डोनेट कर देता है। जैसे ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे ही उपसंयोजक बंध बन जाएगा, मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो मेटल पर वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है वो वापस से लिगेंड को डोनेट कर देगा कि भाई तूने मुझे जो इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, तू तेरे इनको वापस ही ले ले। क्यों, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव रह नहीं सकता, मेरा नेचर होता प्लस चार्ज रखने का। तो मैं तेरे नेगेटिव को इसलिए ले लिया मैंने क्योंकि मेरे और तेरे बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए मैंने तेरे इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि उस बॉन्ड की वजह से, कौन सा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से हम दोनों स्टेबल हो गए। अब दोनों स्टेबल हो गए तो तूने जो मुझे इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, तू तेरे इलेक्ट्रॉन को वापस ही ले ले। आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो इसकी कौन सी कक्षक भाग ले रही है, भरी, और मेटल की कौन सी कक्षक भाग ले रही है, खाली। अब आपको पता है कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के पास आ चुके हैं, मेटल के पास आ चुके हैं, तो इसकी जो खाली कक्षक थी ना वो तो क्या हो गई अब भरी, और इसकी जो भरी कक्षक थी वो क्या हो गई, खाली कक्षक। और आप लोगों को अच्छी तरीका से पता है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता। तो अब इसकी मेटल की कौन सी भरी कक्षक भाग लेगी और लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेगी, खाली। और ये कौन से बंध का निर्माण हो गया, पश्चिम बंधन का, मतलब बैक बॉन्डिंग का। क्योंकि पहला बंध आप लोगों को कौन सा बना है, सिग्मा। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि पहले बंध का बनने के बाद ही कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम बंधन का सिद्धांत या बैक बॉन्डिंग की थ्योरी। पश्चिम बंधन मतलब बैक बॉन्डिंग। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं आई। भैया एक बार फिर बता देता हूं, मेटल पर नेगेटिव चार्ज जगह है, मेटल नहीं चाहती मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, तो मेटल की भरी कक्षक और लिगेंड की खाली कक्षक कौन से बंध का निर्माण करेगी, पाई बंध का, ठीक है ना। इस पाई बंध को या इस पाई बॉन्ड को मैं क्या बोल रहा हूं, पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। और पश्च इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको तब पहला बंध कौन सा बना, सिग्मा। अरे भाई सिग्मा बंध बनने के बाद ही तो पाई बंध बना, तो कॉमन सी बात है उसको पश्ची तो बोलोगे। पश्च का मतलब होता पीछे बनने वाला बंध। तो पहला बंध तो कौन सा हो गया, सिग्मा, और सिग्मा के बाद ही तो पाई बंध का निर्माण हो रहा है, तभी तो मैं इसको बोल रहा हूं पश्च बंधन अर्थात बैक बॉन्डिंग। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार से दोबारा से बता देता हूं, मैंने ये बोला है कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में जब कोऑर्डिनेशन बंध बनता है तो इसकी कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी, और मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है, खाली, ठीक है ना। ये कंडीशन तो किसकी हो गई, हमारी उपसंयोजक बंध की, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। जैसे ही मेटल के पास नेगेटिव चार्ज आता है तो मेटल नेगेटिव अपने पास रखता नहीं है और वापस से लिगेंड को डोनेट कर देता है कि भाई तूने मुझे इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, तू तेरे इलेक्ट्रॉनों को वापस ही ले ले। जब मेटल लिगेंड को वापस से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा तो दूसरे बंध का निर्माण होगा। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि एक बंध बनने के बाद जो दूसरा बंध होगा, वो दूसरा बंध या तीसरा बंध हमेशा कौन होगा, पाई बॉन्ड। आप लोग जानते हो कि एक बंध बनने के बाद अगले दूसरा और तीसरा जो भी बंध होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, पाई बंध। पहला बंध हमेशा सिग्मा बनता है, उसके बाद जो भी बंध बनते हैं वो सब बंध कौन से होते हैं, पाई। तो कॉमन सी बात है, पहला कौन सा बना है, सिग्मा, उसके बाद जिस बंध का निर्माण होगा वो कौन होगा, पाई बंध। पाई बंध को ही हम क्या बोले हैं, पश्च बंधन अर्थात बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बाद में बन रहा है, तो बाद में बन रहा है तो उसके लिए पश्च शब्द यूज कर लिया, और बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए उसको बंधन बोल दिया। आगे नहीं मेरी बात समझ में, इसका मतलब
जब उपसहसंयोजक बंध की कोई पूछ ले आप लोगों से कि यार उपसहसंयोजक बंध की क्या कंडीशन होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की क्या कंडीशन होगी, तो आप लोगों का जवाब ही होगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर लिगेंड की बड़ी कक्षक भाग लेती है और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है, ठीक है। लेकिन जब बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, पश्च बंधन का फॉर्मेशन होता है या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो मेटल की बड़ी कक्षक भाग लेगी और लिगेंड की खाली कक्षक भाग लेगी। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, ये होती है आपकी बैक बॉन्डिंग की थ्योरी। अब यहाँ पर लिगेंड है तो लिगेंड कोई भी हो सकता है। अब कॉमन सी बात है, यहाँ पर आपको होता है मेटल कार्बोनाइल की केमिस्ट्री चल रही है, मतलब मेटल और कार्बोनाइल किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को। लिगेंड ग्रुप में कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल, जिसको मैंने लेक्चर फर्स्ट में भी बताया था, ठीक है ना। कार्बोनाइल लिगेंड हम कौन से लिगेंड को बोलते हैं? सीओ लिगेंड को। ये सीओ लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। लिगेंड में इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लिगेंड में हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल बोलते हैं। लिगेंड में हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। एक बार फिर से बता देता हूं भैया, सीओ कौन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ कौन होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और लिगेंड में इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल, ठीक है ना। तो पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब कुछ नहीं है, ये लिगेंड है ना, ये आपका दो टाइप का हो सकता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी हो सकता है और वीक लिगेंड भी हो सकता है। उसी तरीका से ये मेटल या तो 3D की हो सकती है या फिर 4D की हो सकती है, 5D की हो सकती है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि कॉम्प्लेक्सों का फॉर्मेशन ज्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट ही करते हैं और उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, अर्थात वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। साइज इनका क्या होता है? छोटा होता है। रिक्त डी कक्षक उपस्थित होती है, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल की इनमें क्या होती है? प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्सों का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सों का फॉर्मेशन करने की वजह से इनकी केमिस्ट्री को हम कौन सी केमिस्ट्री बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, अर्थात उपसहसंयोजक रसायन बोलते हैं। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया? तो कुछ नहीं है, टॉपिक वही है, बस इस लिगेंड की जगह पे मैं कौन सा ले लूंगा? सीओ लिगेंड। सीओ लिगेंड ले लूंगा तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? एमसीओ बंध। अभी मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अरे भैया बात समझ में आ गई ना? क्या बैक बॉन्डिंग की थ्योरी यहां पर तो मैंने किसके बीच में बताई है? मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है ना। अब यहां पर लिगेंड के रूप में पर्सनली हम किसकी बात कर लेंगे? सीओ की बात कर लेंगे। सीओ में बता देंगे बैक बॉन्डिंग। अरे लिगेंड कोई सा भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? बैक बॉन्डिंग की थ्योरी तो यहां पर लगी रही है उसके अंदर, ठीक है ना। तो एक बार इसी चीज को मैं सीओ लिगेंड लेकर एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को ये कि मेटल कार्बोनाइल के अंदर, जो मेटल कार्बोनाइल के अंदर बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किस तरीका से होता है, या बैक बॉन्डिंग जो पश्च बंधन का निर्माण किस प्रकार से होता है। अभी मैं आप लोगों के सामने इसी चीज को शो कर देता हूं। बस इस लिगेंड की जगह पे मैं कौन लिख दूंगा? सीओ। तो अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि इस एमसीओ बंध का क्या नेचर होता है, इस एमसीओ बंध की क्या प्रकृति होती है। एक बार फिर देख लो। तो देखो, इसको तो मैं मिटा देता हूं और यहां पर बात करता हूं मैं एमसीओ बंध की प्रकृति, ठीक है ना। पश्च बंधन का सिद्धांत सीओ लिगेंड को लेकर एक्सप्लेन और कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो देखो, लेक्चर फर्स्ट में मैंने आप लोगों के लिए सीओ की स्ट्रक्चर को बताया था। देखो भैया, सीओ की स्ट्रक्चर ही होती है, सीओ कार्बोनाइल लिगेंड होता है और ये स्ट्रक्चर किसकी होती है? सीओ की। ये कौन सा होता है? कार्बोनाइल लिगेंड, अर्थात सीओ लिगेंड, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये सीओ लिगेंड की स्ट्रक्चर होती है। और मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि जब उपसहसंयोजक बंध को हम सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करते हैं तो जिसकी तरफ तीर आ रहा है, जिसकी तरफ एरो आ रहा है, उस पर तो कौन सा चार्ज होगा? कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और जिससे एरो आ रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। एक बार फिर सुन लेना भैया, पहले हिंदी मीडियम वाले आप लोग सुन लो कि जब उपसहसंयोजक बंध को हम सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करते हैं तो जिसकी तरफ तीर आ रहा है उस पर तो नेगेटिव चार्ज होगा और जिससे तीर आ रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग सुनो कि जब हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो जिसकी तरफ एरो आ रहा है ना उस पर तो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और जिससे एरो आ रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर एरो किससे आ रहा है? अरे ऑक्सीजन से तो आ रहा है, ऑक्सीजन से आ रहा है तो कॉमन सी बात है, इसका नेचर कौन हो जाएगा? इस पर प्लस आ जाएगा और इसकी तरफ एरो आ रहा है तो इस पर माइनस आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरीका से लिख सकता हूं, देखो ये लो, ये लो, इस पर तो पॉजिटिव हो गया और आपको पता है इस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। ठीक, एक बार फिर देख लेना, ये सीओ लिगेंड की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। सीओ लिगेंड की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध होता है? उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दो तो देख, ये कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा होता है? उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो मैं चाहता हूं कि इस उपसहसंयोजक बंध को, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को भी मैं सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैंने क्या बात बोली है
कि उपसंयोजक बंध को जब हम सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करते हैं तो जिसकी तरफ तीर आ रहा है उस पर तो कौन सा होगा नेगेटिव चार्ज, जिससे तीर आ रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव। ये कर दिया। इस उपसंयोजक बंध को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सहसंयोजक बंध में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्यों बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है या जिनके पास माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है वो सभी कौन होते हैं, लिगेंड। क्योंकि हम जानते हैं CO लिगेंड होता है और CO लिगेंड होता है और उन्हें देने वाला कौन होता है, कार्बन। बहुत से बोलते हैं, देखो ध्यान से समझना, अब मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा आप लोगों के लिए। काफी स्टूडेंटों को यह कंफ्यूज होता है कि सर एक बात बताओ कि जो CO लिगेंड होता है ना, CO लिगेंड, उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, फिर भी आप ऐसा बोलते हो कि CO लिगेंड के अंदर देने वाला कौन होता है, कार्बन। देखो ध्यान से समझने में बहुत अच्छी बात है। काफी स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, ये डाउट बिल्कुल आप लोगों को साफ हो जाएगा आज की इस क्लास में। कैसे कि स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन होता है कि सर जो CO लिगेंड होता है ना, CO लिगेंड के अंदर देने वाला कौन होता है, कार्बन। अर्थात मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना, वो कार्बन करता है, ऑक्सीजन नहीं करता है। और उसका रीजन ये रहा, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसकी अनुनादी संरचना। ये CO की स्ट्रक्चर को मैंने यहां पर लिख दिया। क्यों करता है कार्बन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल के साथ? क्योंकि भैया उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है या जिनके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो सभी कौन होते हैं, लिगेंड होते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन होता है। यार एक बात बताओ, मैंने क्या बात बोली है कि लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक कौन से बंध का निर्माण करती है, उपसंयोजक बंध का निर्माण। तो यार लिगेंड की भरी कक्षक का मतलब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो वो मेटल को देगा। तो प्लस वाले के पास तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं। इलेक्ट्रॉन किसके पास में होते हैं, या तो माइनस वाले के पास में होते हैं या फिर किसके पास में होते हैं, लोन पेयर वाले के पास में होते हैं। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो, कार्बन पर कौन सा चार्ज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। कार्बन पर कौन सा चार्ज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि माइनस वाला मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसीलिए यहां पर जो CO लिगेंड होता है ना, CO लिगेंड, वो मेटल के साथ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। कर लिया ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है यहां पर उपसंयोजक बंध को आप किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, सहसंयोजक बंध में, ठीक है ना। अब इसका पॉजिटिव तो उसकी जगह पे ही है और कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज था ना, उसने मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेशन बंध, अर्थात उपसंयोजक बंध, जिसका नेचर कैसा होता है, सिग्मा। अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री। पहला बंध हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा। अब आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि मेटल पर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मेटल नहीं चाहता कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज आए, ठीक है ना। इसलिए अब कौन से बंध का निर्माण होगा, पाई बंध का निर्माण। और इस पाई बंध को ही हम क्या बोलते हैं, पश्च बंधन का सिद्धांत, बैक बॉन्डिंग की थ्योरी। यार यही जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं MCO बंध की प्रकृति, MCO बंध का नेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्च बंधन का सिद्धांत, बैक बॉन्डिंग की थ्योरी। ये कौन से बंध का निर्माण हो रहा है, सिग्मा बंध अर्थात उपसंयोजक बंध। और ये किस बंध का निर्माण हो रहा है, पाई बंध अर्थात पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर देख लेना भैया, यहां पर ये लिगेंड और मेटल के बीच में कौन से बंध का निर्माण हो रहा है, सिग्मा, जिसका नेचर कौन सा होता है, सहसंयोजक, सॉरी उपसंयोजक। इसका नेचर कैसा होता है, उपसंयोजक, उपसंयोजक अर्थात कोऑर्डिनेशन। और इसका नेचर कौन होता है, पश्च बंधन, मतलब बैक बॉन्डिंग। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। इसका मतलब लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक, कौन से बंध का निर्माण होगा, कोऑर्डिनेशन बंध का निर्माण, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन। और मेटल की भरी कक्षक और लिगेंड की खाली कक्षक, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पश्च बंधन अर्थात बैक बॉन्डिंग। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। यही नेचर होता है, यही इस टॉपिक का मतलब होता है। इसलिए इस टॉपिक को हमने दिया MCO बंध की प्रकृति, कि MCO बॉन्ड के अंदर हम बैक बॉन्डिंग को किस तरीका से समझ सकते हैं। तभी तो टॉपिक का नाम देखो, MCO बंध की प्रकृति, पश्च बंधन का सिद्धांत। मतलब MCO बॉन्ड के अंदर आप लोग पश्च बंधन को, बैक बॉन्डिंग को शो कीजिए। तो कर दिया यार, ये तो MCO बॉन्ड रहा आप लोगों का, और उसके बीच में हमने क्या शो कर दिया, पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना कि MCO बंध का क्या नेचर होता है। MCO बॉन्डिंग में आप लोग पश्च बंधन को समझाइए, बैक बॉन्डिंग को समझाइए। तो देखो ये तो सिग्मा बंध बन गया और ये आपका बन गया पाई बंध अर्थात पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। और पश्च बंधन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहला बंध
सिग्मा बनना है, सिग्मा के बाद ही तो पाई बना, पीछे ही तो बना है, पीछे बना है तो उसको पश्च बोल दिया, बैक बॉन्डिंग बोल दिया। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब कुछ नहीं है, इसी टॉपिक को, इस एमसीयू बंध का जो नेचर है ना पश्च बंधन का, इसको ऑर्बिटल रूप में और शो कर देता हूं मैं। किसमें शो कर देता हूं? ऑर्बिटल रूप में। तो चलो कर देता हूं ऑर्बिटल रूप में भी इसको शो। तो देखो आप बोर्ड की तरफ देखिए, इसको मैं किसमें कर देता हूं? ऑर्बिटल बना के शो और कर देता हूं कि किस तरीका से मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है, किस तरीका से मेटल की भरी कक्षक भाग लेती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छी तरीका से शो कर देता हूं ऑर्बिटल बनाकर। ठीक है ना? तो एक बार दोबारा से डिस्कशन कर लेता हूं उसको ऑर्बिटल बनाकर, जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीका से टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है ना? देख लो, आपके बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगी ये। देखो पहले तो मैं डिस्कशन करता हूं उपसंयोजक बंध का, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेगी और मेटल की खाली कक्षक भाग लेगी। चलो कर लेते हैं डिस्कशन। तो पहले तो मैं डिस्कशन कर रहा हूं इस बंध की। ये कौन सा बंध होता है? एमसीयू बंध। ठीक है ना? एमसीयू बॉन्ड, जिनमें लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग ले रही है? इसकी कौन सी ले रही है? भरी कक्षक। और मेटल की कौन सी कक्षक भाग ले रही है? खाली कक्षक। खाली कक्षक, इसको मैं ऑर्बिटल रूप में शो कर रहा हूं। ठीक है ना? ये कौन सा बंध है आपका? उपसंयोजक बंध। ये बंध कौन सा है हमारा? उपसंयोजक बंध। उपसंयोजक बंध अर्थात कौन सा बंध है? हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है ना? अभी मैं इसको ऑर्बिटल रूप में शो कर रहा हूं। जो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीका से हो रहा है? ऑर्बिटल बेस में। ठीक है ना? तो ऑर्बिटल बनाकर इसको शो कर देते हैं। अभी आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? आप सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर एक चीज का डिस्कशन करने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। एक बात बताओ मुझे यार, क्या खूब हम 11वीं 12वीं क्लासों में एक चीज को पढ़ते हैं, 11th 12th क्लास में हम एक चीज को पढ़ते हैं, क्या जो पी से पी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? डंबल जैसी शेप। भाई जो पी ऑर्बिटल होती है ना, पी ऑर्बिटल, ये शेप किसकी होती है? ये शेप किसकी होती है? पी ऑर्बिटल की, जिसको क्या बोलते हैं? डंबलाकार, डंबल जैसी शेप होती है। और आप बताएं जो डी ऑर्बिटल होती है उसकी शेप कैसी होती है? डबल डंबल जैसी होती है। ये शेप तो किसकी होती है? पी की। और आप लोगों को पता है ये शेप किसकी होती है? डी की। ये शेप किसकी होती है? डी की, अर्थात उसकी डबल डंबल जैसी शेप होती है। खूब पढ़े 11th 12th क्लास में, हम सभी पढ़े इस चीज को। ठीक है ना? पी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? डंबल जैसी होती है। और डी की आकृति कैसी होती है? डबल डंबल जैसी होती है। तो कॉमन सी बात है, यहां पर मेटल की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी, और अगर मेटल की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी तो उसकी ऑर्बिटल में कैसी बनाऊंगा? डबल डंबल जैसी शेप। और यहां पर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी तो पी ऑर्बिटल की शेप कैसी बताऊंगा मैं? डंबल जैसी बनाऊंगा। ठीक है ना? अभी एक बार तो मैंने बता दिया, एक बार अभी मैं ऑर्बिटल बना दूंगा और फिर दोबारा से डिस्कशन करता हूं, जिससे और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इधर देखो आप बोर्ड की तरफ। ठीक है ना? मैं ऑर्बिटल बना के शो कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए भाई, ये कौन है आप लोगों की? मेटल। ठीक है ना? ये कौन है? मेटल। ये मेटल की कौन सी कक्षक भाग ले रही है? खाली कक्षक। ठीक है ना? धातु की खाली कक्षक, मतलब मेटल की फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना? और ये कौन है? हमारा लिगेंड। लिगेंड की कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है? भरी ऑर्बिटल। ठीक है ना? लिगेंड की कौन सी भाग ले रही है? भरी ऑर्बिटल। ठीक है ना? लिगेंड की भरी कक्षक, लिगेंड की भरी कक्षक मतलब फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना? इसके बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लो, नेचर सिग्मा होता है, ये हो गया सीओ, और ये हो गया आप लोगों का अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से आप लोग को पता है सिग्मा बंध का निर्माण होता है, जिसका नेचर कैसे होता है? सेसिंजर कोवेलेंट जैसा होता है। ठीक है? एक बार दोबारा से बता देता हूं इस चीज को। देखो भैया सुनो, मैंने क्या बात बोली है? यहां पर मैं टॉपिक समझा रहा हूं आप लोगों को, एमसीयू बॉन्ड का क्या नेचर होता है। और उस एमसीयू बॉन्ड के अंदर एक बार तो मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बता रहा हूं और एक बार मैं आपको बैक बॉन्डिंग बता रहा हूं। मतलब एक बार तो उपसंयोजक बंध बताऊंगा और एक बार आपको मैं पश्च बंधन बताऊंगा। तो इस वक्त मैं कौन से बंध को बता रहा हूं? उपसंयोजक बंध को, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में आप लोग क्या जानते हो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है? भरी। और मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है? खाली। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर अब आप सोच रहे कि सर आप तो ऐसे बोले कि मेटल की तो 5 ऑर्बिटल होती हैं। तो देखो भैया, यहां पर चाहो तो आप 5 को शो कर दो और 5 को शो कर सकते हो, लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग तो एक ऑर्बिटल के साथ ही होगी ना। तो 5 को मैं क्यों शो करूंगा? तो एक कर दी शो,
अरे भाई सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ स्टूडेंट दिमाग लगाते हैं ना कि सर मेटल की तो जो डी ऑर्बिटल होती है वो तो 5 डी ऑर्बिटल होती है, आपने 2 ही शो कर रखी। अरे भैया 5 आप लोग कर दो, ठीक है ना, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि ओवरलैपिंग तो एक ऑर्बिटल में ही तो होगी भाई। इधर से एक इसकी भरी कक्षक, इधर से एक इसकी खाली कक्षक, तो इतनी लिखने की क्या जरूरत है। इधर से एक इसकी भरी कक्षक शो कर दो और इधर से एक इसकी खाली कक्षक शो कर दो, क्योंकि ओवरलैपिंग तो एक एक ऑर्बिटल में ही होगी ना। एक ऑर्बिटल इसकी भरी हुई होगी और एक ऑर्बिटल इसकी खाली होगी। चलो ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, इसकी भरी ऑर्बिटल और इसकी कौन सी खाली ऑर्बिटल। आप लोगों को पता है कि जब भरी ऑर्बिटल और खाली ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, अर्थात ओवरलैपिंग होती है। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि ओवरलैपिंग से या अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। भाई इनमें क्या हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, अतिव्यापन हो रहा है, और हम जानते हैं कि अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, जो हमारा कौन सा होता है, सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नेचर कैसे होता है, सहसंयोजक बंध जैसे होता है, अर्थात कोवेलेंट जैसे होता है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना कि लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होगा तो कौन से बंध का निर्माण होगा, सिग्मा। और इस सिग्मा बंध को ही मैं कौन सा बंध बोल रहा हूं, उपसहसंयोजक बंध अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। पहले तो ये बात होता ऑर्बिटल बेस में आपके समझ में आ गई। यहां पर आपको ज्यादा ऑर्बिटल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक इधर से इसकी खाली कर देना, एक इधर से इसकी भरी कर देना, उनमें ओवरलैपिंग करवा देना, ठीक है। आगे नहीं बात सही है। तो ये तो कौन से बॉन्ड की बात कर ली, उपसहसंयोजक बंध की अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। ये हमने कौन से बंध की बात कर ली, उपसहसंयोजक बंध की, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, जो किस किस के बीच में था, मेटल और लिगेंड के बीच में, लिगेंड की भरी कक्षक और मेटल की खाली कक्षक। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैक बॉन्डिंग की, पश्च बंधन की। तो बैक बॉन्डिंग को और शो कर देता हूं मैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। बैक बॉन्डिंग को ऑर्बिटल रूप में करके और ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं बैक बॉन्डिंग की बात और कर लेता हूं ऑर्बिटल बेस में। देखो आप देखो बैक बॉन्डिंग के अंदर आप लोगों को पता है, अभी मैंने क्या बात की है कि ये कौन है अपनी मेटल और ये कौन है अपना कार्बोनाइल लिगेंड, ठीक है। ये आप लोगों के बीच में बन गया है कौन सा, ये जो उपसहसंयोजक बंध को उसको मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, सहसंयोजक बंध में। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, और इसके माइनस वाले ने मेटल के साथ कौन सा बंध बनाया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसको मैं अभी समझा चुका हूं, ठीक है ना। दूसरा बंध हमारा कौन सा बनेगा, पाई बंध, पाई बंध, ठीक है ना, पाई बॉन्ड। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, बैक बॉन्डिंग अर्थात पश्च बंधन, ठीक है ना। और इसको तो मैंने समझा दिया, इसको हम क्या बोले, उप सहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब सुनो मेरी बात, क्या बैक बॉन्डिंग में केस उल्टा हो चुका है, बैक बॉन्डिंग में केस उल्टा हो चुका है। मेटल की अब ऑर्बिटल भर चुकी है क्योंकि मेटल पर नेगेटिव चार्ज है। तो देखो बैक बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में मेटल की भरी कक्षक और लिगेंड की खाली कक्षक भाग लेती है, उनमें ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग से आपको पता है अब कौन से बंध का निर्माण होगा, पाई बंध का निर्माण, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि पाई बंध एक दुर्बल बंध होता है, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो पहला बंध बनता है ना उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, और जिस बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है वो बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल। इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, वो पहले बनता है। पाई बॉन्ड सिग्मा की कंपेयर में थोड़ा वीक होता है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कम होती है, ओवरलैपिंग कम होगी तो बॉन्ड थोड़ा वीक बनेगा, ठीक है ना। आगे नहीं बात समझिए। तो देखो मैं आप लोगों को ऑर्बिटल बना के शो कर देता हूं और फिर दोबारा से एक बार फिर डिस्कशन करता हूं इस टॉपिक को। तो देखो मेटल की तो कौन सी कक्षा भाग ले रही है, आपकी भारी, ठीक है ना, और इसकी डंबल जैसी शेप बना दी, डबल डंबल जैसी, क्योंकि आपको पता है डी की डबल डंबल जैसी शेप होती है। एक डंबल ये बना दिया, ठीक है ना, ये डबल डंबल जैसी से, एक डंबल तो ये हो गया ना, बीच में तो मेटल रह गए, बीच में तो मेटल है, एक डंबल आपका ये रहा और एक डंबल आपका ये रहा, मतलब मैंने एक ऑर्बिटल को शो किया है। क्यों, क्योंकि ओवरलैपिंग तो एक ऑर्बिटल को ही करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देता हूं धातु की कौन सी भरी कक्षा को, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बता रहे हो आप, धातु की भरी कक्षा को, धातु की भरी कक्षा को। और यहां पर आप लोगों का जो लिगेंड है ना, लिगेंड की कौन सी कक्षा भाग लेगी भैया, खाली कक्षा। ये लो, ये हो गया आपका लिगेंड, ये पी ऑर्बिटल को शो कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो पी ऑर्बिटल होती है ना, पी ऑर्बिटल वो उसकी शेप होती है डंबल जैसी शेप, ये रही। ये तो किसकी शेप होती है, पी की, और ये किसकी शेप होती है, डी की, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं लिगेंड की
लिगेंड की खाली कक्षक मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है ना। अब आपको पता है इनमें क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग से हमेशा कौन से बंध का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पश्च बंधन अर्थात बैक बॉन्डिंग की थ्योरी। इस अतिव्यापन को हम क्या बोलते हैं, समपार्श्वी अतिव्यापन, सम पार्श्वीय अतिव्यापन। इस अतिव्यापन को हम क्या बोलते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल कोलेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है ना, कोलेटरल ओवरलैपिंग। और इसको मैं ऑर्बिटल बेस में शो कर देता हूं आप लोगों के सामने। ये मेटल रही, ये उसकी ऑर्बिटल रही, ये उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैंने शो कर दिया। पश्च बंधन अर्थात बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना, यहां पर लिख दो चित्र, पश्च बंधन का निर्माण, पश्च बंधन का निर्माण मतलब फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। अब इधर देखो आप लोग, देखो सुनो, मैं दोबारा से टॉपिक को पूरे को दोबारा से जीरो लेवल से बताता हूं। इसको देखो सुनो मेरी बात। आपको पता है कि अब हम कौन से बॉन्ड की बात करने वाले, पाई बॉन्ड की। और पाई बॉन्ड ही हमारा कौन है, बैक बॉन्डिंग मतलब पश्च बंधन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो आप लोगों को पता है कि मेटल की कौन सी कक्षक भाग लेती है भरी, और लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग लेती है खाली। तो ये मैंने मेटल की डबल डम्बल जैसी शेप बना दी। एक बार फिर सुन लेना, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं, खाली कक्षक होती हैं। खाली कक्षक कब होती हैं, जब बैक बॉन्डिंग का खाली कक्षक कब होती हैं, जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और भरी कक्षक कब होती हैं, जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने मेटल की एक ऑर्बिटल को शो किया है, क्योंकि आप लोग पता है डी के पास तो 5 ऑर्बिटल होती हैं, और यहां पर मैंने एक ऑर्बिटल को क्यों शो किया है, क्योंकि आपको था ओवरलैपिंग तो एक ऑर्बिटल को करनी, तो 5 को शो करने का क्या मतलब हुआ भाई। अगर ओवरलैपिंग आपकी एक ऑर्बिटल शो कर रही है तो फिर 5 को लिखने का क्या मतलब हुआ, आप एक ऑर्बिटल को लिख दो, वो ही ओवरलैपिंग कर लेगी यहां पर। ठीक है ना। तो देखो सुनो, यहां पर मेटल की मैंने शेप कैसी बना दी, मेटल के बाद डी ऑर्बिटल, और डी की शेप कैसी होती है, डबल डंबल जैसी शेप होती है। तो एक डंबल तो आपका ये रहा, ठीक है ना, और एक डंबल आप लोग का ये रहा। ठीक है, ऑर्बिटल एक ही है, बस उसकी शेप को बना दिया। एक डंबल तो आपका ये रहा, और एक डंबल आपका ये हो गए, ये हो गई इसकी डबल डंबल जैसी शेप। चलो ठीक है। और आप लोगों को पता है कि लिगेंड है, ये लिगेंड है, और कार्बन के पास डी ऑर्बिटल होती नहीं। क्यों नहीं होती, क्योंकि कार्बन से डी ऑर्बिटल तो बहुत दूर हो गई। डी ऑर्बिटल स्टार्ट होती है 21 से 21 से, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही होता है, तो इसके बाद डी ऑर्बिटल तो होती नहीं। तो कार्बन के पास कौन सी ऑर्बिटल होती है, पी ऑर्बिटल होती है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है, आकृति होती है, वो कैसी होती है, डंबल जैसी शेप होती है। तो यहां पर मैंने उसकी डंबल जैसी शेप बना दी। ठीक है ना। इसकी ऑर्बिटल को मैंने भरी कर दिया, क्योंकि आपको था बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेटल की कौन सी कक्षक भाग ले रही है भरी, और लिगेंड की कौन सी कक्षक भाग ले रही है खाली। अब इनमें जो अतिव्यापन होगा वो कौन सा होगा, समपार्श्व अतिव्यापन अर्थात कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी। कोलेटरल ओवरलैपिंग से आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हमेशा कौन से बंध का निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण मतलब पाई बंध का फॉर्मेशन होता है। और इस पाई बंध को ही मैं कौन बोल रहा हूं, पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, बस इस पाई बॉन्ड को ही मैं क्या बोल रहा हूं, बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना, जिनमें मेटल की भरी कक्षक भाग लेती है और लिगेंड की खाली कक्षक भाग लेती है। ऑक्सीजन की बात क्यों नहीं कर, ऑक्सीजन के पास भी पी ऑर्बिटल है, लेकिन ऑक्सीजन तो मेटल के साथ बॉन्ड बना ही नहीं रहा है, मेटल के साथ बॉन्ड तो कार्बन बना रहा है, तो कार्बन की ऑर्बिटल करेंगी मेटल के साथ ओवरलैपिंग। अरे भैया बात समझ में आ गई ना, ये पी ऑर्बिटल तो किसकी, ऑक्सीजन की, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था वो किसने किया था, कार्बन ने। तो कॉमन सी बात है, बैक बॉन्डिंग भी कार्बन ही करेगी। ठीक है ना। तो पहला बॉन्ड जब कोऑर्डिनेशन का फॉर्मेशन हुआ था तो इसकी कौन सी ऑर्बिटल ने भाग लिया था, भरी ने, और इसकी ने कौन सी ने, खाली ने। लेकिन अब बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मेटल की तो भरी ऑर्बिटल भाग ले रही है, और लिगेंड की कौन सी ऑर्बिटल भाग ले रही है, खाली ऑर्बिटल। ठीक है ना। ये बंध हमारा कौन सा होता है, पाई बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्च बंधन, बैक बॉन्डिंग। ये टॉपिक होता है आपका पश्च बंधन का टॉपिक या बैक बॉन्डिंग का टॉपिक। ठीक है ना। और यही नेचर होता है एमसीओ बंध का।
ठीक है ना। यही नेचर कौन से बॉन्ड का होता है, एमसीओ बॉन्ड का। इसको अगर ऑर्बिटल बेस में शो करोगे, कक्षकों के रूप में शो करोगे, तो ये डायग्राम ऐसे बनेंगे, और अगर इनको बॉन्ड के रूप में शो करोगे तो ये स्ट्रक्चर उनकी ऐसे बनेगी, ठीक है ना। पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कौन सा, पाई। ये कौन सा होता है, उपसहसंयोजक बंध, और ये कौन सा होता है, पश्च बंधन, मतलब बैक बॉन्डिंग। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यही नेचर होता है एमसीओ बॉन्ड का नेचर, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, एक बार फिर बता देता हूं उसको कम शब्दों में, वैसे ही बता देता हूं आप लोगों को। देखो भैया, लिगेंड कोई सा भी हो, यहां पर तो पर्सनली उसका टॉपिक चल रहा है मेटल और कार्बोनाइल लिगेंड का, ठीक है ना। लिगेंड कोई सा भी हो, जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है। लेकिन जब पाई बंध का निर्माण होता है, बैक बॉन्डिंग का निर्माण होता है, तो मेटल की हमेशा भरी कक्षक भाग लेती है और लिगेंड की हमेशा खाली कक्षक भाग लेती है। बस ये टॉपिक है बस आपका। अब वो लिगेंड कोई भी हो सकता है। यहाँ पर लिगेंड हम किसकी बात करें, सीओ लिगेंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री सीओ लिगेंड की चल रही है। सीओ लिगेंड की बात करें तो हम उसकी बात कर लेते हैं। इनकी जगह पे माने सीओ की जगह कोई और लिगेंड आ गया तो क्या फर्क पड़ा, लिगेंड होना चाहिए बस आपका, ठीक है ना। लिगेंड होना चाहिए जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सिग्मा बंध बनेगा, और मेटल अगर लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। ये टॉपिक होता है आपका एमसीओ बंध का नेचर, पश्च बंधन का सिद्धांत। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है नहीं, और वैसा तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता बीएससी सेकंड ईयर में मैंने बहुत बढ़िया तरीका से आपको एक टॉपिक पढ़ा रखा है, ठीक है ना। बीएससी सेकंड ईयर में बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन किया था बैक बॉन्डिंग को। फिर आप लोगों को पता बीएससी थर्ड ईयर के अंदर जो आप लोगों की यूनिट थर्ड पढ़ाई थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कशन किया था कि यूनिट थर्ड के अंदर जब मैंने चार्ज और ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण संकुल पढ़ाई थी, ठीक है, तो वहां पर भी मैंने एलएमसीटी और एमएलसीटी में इसकी बात हुई थी, ठीक है ना, कि जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको हमने एलएमसीटी बोला था, और मेटल जब लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको हमने एमएलसीटी बोला था। इसका मतलब इसका पहले भी टॉपिक का डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना। तो बैक बॉन्डिंग का प्रत्येक स्टूडेंट का क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, बैक बॉन्डिंग का टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये प्रत्येक स्टूडेंट का क्लियर होना चाहिए। काफी स्टूडेंट उनके इन टॉपिकों में इतने सारे डाउट होते हैं, डाउट का कोई मतलब नहीं है। ये लो पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के सामने मैंने निकाल के रख दी कि क्या तो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या आपका पाई बॉन्ड होता है, क्या तो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, क्या आपका बैक बॉन्डिंग होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टॉपिक बिल्कुल बढ़िया तरीका से क्लियर करवा दिया, ठीक है ना। एक बार फिर डिस्कशन कर लेता हूं मैं सीओ लिगेंड की स्ट्रक्चर पर, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंटों को इस चीज में डाउट होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कशन किया था, एक बार फिर डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट रहे, ठीक है ना। देखो सुनो मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं ये सीओ लिगेंड की, ठीक है ना। ये सीओ लिगेंड अपना, ठीक है। सीओ लिगेंड को आपको पता क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और लिगेंड के रूप में सीओ को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, इस सीओ लिगेंड की स्ट्रक्चर इस तरीका से होती है। ये लो, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, सीओ की, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, सीओ लिगेंड की होती है, मतलब कार्बोनाइल लिगेंड की होती है। अब काफी स्टूडेंटों का क्वेश्चन ये होता है कि सर एक बात बताओ, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग पता सीओ लिगेंड के अंदर देने वाला मेटल के लिए कौन होता है, कार्बन, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट को क्वेश्चन ये होता है कि सर एक बात बताओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो फिर कार्बन मेटल को क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑक्सीजन को डोनेट करना चाहिए। अरे एक बात बताओ भैया, जब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो फिर कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों कर रहा है, ऑक्सीजन को करना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन पूछने लायक है, और उसका रीजन होता है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सीओ की स्ट्रक्चर ये होती है, सीओ की स्ट्रक्चर ये होती है, जब आपको पता है ये कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये भी कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध, और ये कौन सा होता है, उपसहसंयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सहसंयोजक बंध में। और क्या बात हो रही है कि सहसंयोजक बंध में जब हम उपसहसंयोजक बंध को कन्वर्ट करते हैं तो जिसकी तरफ तीर आ रहा है उस पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, जिससे तीर जा रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो देखो इस उपसहसंयोजक बंध को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, हो गया ना सहसंयोजक बंध। अरे उपसहसंयोजक बंध के सामने से वो तीर हटा दिया तो वो सहसंयोजक बंध बन गया, ठीक है ना। और इसके पास आ गए नेगेटिव चार्ज और इसके पास आ गए पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात बता मुझे यार, कि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड, ऑक्सीजन नॉर्मल नेचर मतलब नॉर्मल भी में ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, और मैक्सिमम ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। कभी भी आप लोगों ने ऑक्सीजन को 4 बॉन्ड बनाते हुए नहीं देखा होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, वास्तव में लॉजिक वाला टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। देखो सुनो,
ऑक्सीजन आप लोगों को पता है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। 3 से ज्यादा ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड की कंडीशन में ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। वो कभी भी एक पॉजिटिव से दूसरा पॉजिटिव पसंद, वो एक पॉजिटिव ही पसंद नहीं करता तो दो पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स आपका बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव कभी सुने आप लोगों ने? ऑक्सीजन पर कभी 2 नेगेटिव आ रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन पर कभी 2 पॉजिटिव सुने आप लोगों ने? नहीं। ऑक्सीजन पर मैक्सिमम एक पॉजिटिव आप लोगों ने देखोगा, ऑक्सीजन पर कभी भी 2 पॉजिटिव नहीं देखोगे। क्योंकि ऑक्सीजन का आवर्त सारणी के अंदर विद्युत ऋणी तत्वों में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर खूब जानते हो फ्लोरीन आता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आता है। और जिनकी विद्युत ऋणता, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो कभी भी अपने पास पॉजिटिव को पसंद नहीं करते। वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, हमेशा नेगेटिव को पसंद करते हैं, अर्थात माइनस चार्ज को पसंद करते हैं। तो देखो ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर चुका है। इसका मतलब अब ऑक्सीजन मेटल को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि ऑक्सीजन का कोटा हो गया पूरा। 3 बॉन्ड बना सकता था मैक्सिमम, 3 बॉन्ड वो बना चुका है। तो कॉमन सी बात है यार, अब कार्बन ही तो बनाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास तो चॉइस है। चॉइस कैसे है? क्योंकि कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसीलिए जो CO लिगैंड होता है उसमें मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो ऑक्सीजन नहीं बनाता, वो कार्बन बनाता है। और उसका रीजन ये रहा। कोई भी अगर आप लोगों से कभी भी इस टॉपिक में अटकाना चाहे या पूछना चाहे तो बिल्कुल खोल खोल के उसको समझा देना कि भाई इसकी ये केमिस्ट्री हो। अटकना तो हमें कहीं पर है ही नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल टॉपिक को इस तरीका से रखो कि सामने वाला किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछे, आप लोग उसका बहुत शानदार तरीका से जवाब दो, ठीक है ना। काफी स्टूडेंट कहीं पर भी पढ़ते हैं, वो यहाँ पर आकर जरूर क्वेश्चन पुट करते हैं मेरे से इसको, तो मैं उनको इस तरीका से इस चीज को इस तरीका से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि स्टूडेंट को दोबारा डाउट नाम की तो कोई चीज रहती नहीं, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को समझ में आ गए कि CO जो लिगैंड होता है, CO लिगैंड होता है, उनमें मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो कौन बनाता है? कार्बन। ऑक्सीजन नहीं बनाता। और ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता? उसका रीजन ये रहा। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो मेटल को दे सकता है, ऑक्सीजन नहीं दे सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो पॉजिटिव आ चुका है यार। और ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम एक ही पॉजिटिव आ सकता है, दूसरा पॉजिटिव हम ऑक्सीजन के पास नहीं ला सकते, क्योंकि वो विद्युत ऋणी तत्व है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। कार्बन बना सकता है क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इस नेगेटिव को अगर वो किसी मेटल को डोनेट कर दे तो कॉमन सी बात है कौन से बंध का निर्माण हो जाएगा? सिग्मा बंध का। इस सिग्मा बंध को मैंने कौन सा बोला है? उपसंयोजक बंध, ठीक है ना। और अगर इसके बीच में दूसरा बंध बन जाएगा तो ये बंध कौन सा होगा? पाई बंध। और इसको हम कौन सा बोलते हैं? पश्च बंधन अर्थात बैक बॉन्डिंग। तो इस टॉपिक का मतलब ये होता है, ये MCO बंध का नेचर होता है, ये MCO बंध की प्रकृति होती है। भैया किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, अब आ गए ना बात आप लोगों को समझ में कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, क्या मेटल और लिगैंड की केमिस्ट्री होती है, क्या CO लिगैंड होता है, देने वाला कार्बन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन क्यों नहीं होता, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन यहां से भी पुट होता है कि सर मुझे तो ये चीज और समझा दो, तो बिल्कुल भैया आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं मेरी तरफ से इसको 100% एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, मन में कुछ चल रहा हो कि सर मुझे तो इस टॉपिक में कुछ और समझना है, तो बिल्कुल आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। वैसे टॉपिक मैं मेरी तरफ से 100% क्लियर करवा चुका हूं, आपको मेरी तरफ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई टॉपिक को 0 लेवल से और हाई लेवल तक मैंने बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए समझा दिया। फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो कॉल करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बस किसी तरीका से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात तो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ डिस्कशन करो, ठीक है भैया। तो आज के टॉपिक में हम बैक बॉन्डिंग पश्च बंधन का MCO बंध आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में अगले टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। यहां तक अपना पूरा मैटर फेयर कॉपी के अंदर उतार देना। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, प्रत्येक स्टूडेंट अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना। क्लास लेते ही नोट्स बना दो, ठीक है ना, जिससे टॉपिक और भी अच्छा क्लियर हो जाए। क्लास समझ ही ली आप लोगों ने, बैठ गई दिमाग में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद उसको कॉपी के अंदर उतार दो, ठीक है ना। साथ के साथ हमारी क्लास भी चलती रहेंगी और हमारे नोट्स भी बनते रहेंगे, जिससे कोई प्रकार की हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।